चलो जी, तो रिवर्स चार्ज के हमने मोटे मोटे सारे पॉइंट्स देख लिए थे अभी तक, जिसके अंदर हमने 16 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज देखे थे। उन्हीं में से कुछ एक पार्ट्स हैं जिसको कि इलेबोरेट किया गया है। इसका मतलब ये समझ लो आप कि उन 16 में से बाकी सारी चीजें जो बिल्कुल सिंपल क्लियर थी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस चीजों में थोड़ी सी और कह लो एनालिसिस की जरूरत थी, इन डेप्थ जाने की जरूरत थी, उन पॉइंट्स को अलग से यहाँ पे इलेबोरेट किया गया वन बाय वन। इस एकलौते पार्ट के अंदर हम 3 चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे जीटी वाले पॉइंट्स को कि जीटी में क्या क्या चीजें रह गई है। उसके अलावा हमने देखा था एक कौन सा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वो वाला पॉइंट था, वो वहां पे अधूरा था, उसको और कंप्लीशन यहां पे किया जाएगा। उसमें हमने मोटा मोटा देख लिया था कि किस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन उसके अलावा और क्या सिचुएशंस होती है उसके अंदर, वो चीजें अभी देखनी है। और तीसरा हमने देखा था डायरेक्टर वाला कि भैया डायरेक्टर जो है उसके इसमें क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। कंपनी रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी जमा करेगी, वो जो होती है वो टैक्सेबल सर्विस है हमारी। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन ये लेके आना है कि आपने पीछे पढ़ा है कौन सा, शेड्यूल 3, उसके अंदर जो पैरा 1 पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपने, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, वो हमारा सप्लाई नहीं माना जाता। जब वो सप्लाई नहीं माना जाता तो डायरेक्टर के केस में क्यों मान रहे हो, ठीक है। तो अपने को उसकी थोड़ी डीप में जाना है कि डायरेक्टर कभी कभी एम्प्लॉय कहा भी जाता है, कभी कभी एम्प्लॉय नहीं भी कहा जाता। अगर वो एम्प्लॉय कहा जा रहा है, मतलब एज अ एम्प्लॉय ट्रीट किया जा रहा है, तो उस केस में आप उसको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग छोड़ के चलोगे, नॉन सप्लाई मानोगे उसको। लेकिन अगर वो हमारा एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा और फिर कंपनी को रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना पड़ेगा। तो मोटे मोटे 3 टॉपिक को भी हम थोड़ा डीप में देखेंगे। सबसे पहला आता है क्या, जीटीए सर्विस, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस। तो जीटीए सर्विस में अभी तक आपने क्या देखा कि सर्विस दी जा रही है, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किसी स्पेसिफाइड लोगों को दी जा रही है। मतलब ये नहीं कहा गया कि सभी लोगों को दी जाएगी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। आपने क्या देखा कि स्पेसिफाइड कैटेगरी बताएगी, कुछ एक लिस्ट बताएगी, सोसाइटीज थी, उसके अंदर आपके रजिस्टर्ड पर्सन थे, बॉडी कॉर्पोरेट था, पार्टनरशिप वगैरह थे, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, जो हमने लिस्ट पीछे देख ली, उसको दोबारा नहीं देखेंगे। अगर उन लोगों को सर्विस दी जा रही है तो उसके हम कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स चार्ज के अंदर उनके ऊपर बाउंडेशन आएगी कि भैया तुम्हें पे करना पड़ेगा कितना परसेंट, 5% के हिसाब से। फिर उसमें कंडीशन देखी थी क्या कि भैया बशर्ते जो हमारा जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है वो 12% का इनवॉइस ना दे रहा हो। 12% मतलब जीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, जैसा भी है। मतलब अगर वो खुद से 12% इनवॉइस दे रहा है और इनवॉइस देके उनसे पैसा लेगा तो उसके इसमें तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा कि जीएसटी सर्विस, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है और साथ ही में वो खुद से इनवॉइस दे रहा है और उसमें चार्ज कर रहा है जीएसटी कितना, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो कि आईजीएसटी होगा 12%। ठीक, अगर वो इनवॉइस दे रहा है और उससे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो उसके इसमें वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और जाके जमा करेगा, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा, अगर वो इस टाइप से टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा है और वो कुछ स्पेसिफाइड लोगों को दे रहा है जिसके हमने नाम देखे थे, तो उस केस में उन सभी स्पेसिफाइड लोगों के ऊपर बाउंडेशन आएगी कि भैया रिवर्स चार्ज के अंदर आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा @5%। ठीक, तो अब मोटी बात क्या आएगी, 2 बातें हो रही है, एक 5% की बात भी हो रही है और एक 12% की बात भी हो रही है। इसको हम 12% कह के चलेंगे। 12% का मतलब क्या हुआ कि सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 6% और आईजीएसटी है तो 12%, और 5% का मतलब क्या हुआ कि आईजीएसटी 5% और सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ तो 2.5%, 2.5। ठीक, इस तरीके से इसको आप बोल के हम चलेंगे। देखो जरा क्या कह रहा है, जीटीए सर्विस आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग 2 रेट्स। जीटीए सर्विस जो होते हैं हमारे 2 रेट्स पे टैक्सेबल होते हैं, एक होता है 5% पे, एक होता है 12% पे। अब ये क्या है, तो इसमें समझना पड़ेगा कि कब 5% और कब 12%, और 5% होगा तो क्या होगा, 12% होगा तो क्या होगा। तो सीधी सी बात ये आती है कि अगर आपका ये 5% पे होगा तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आप 5% पे टैक्स पे करते हो तो उस केस में जो वो टैक्स पे कर रहा है उसको उसका एज अ आईटीसी नहीं पे ले पाएगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस दे रहा है किसी और को, मान लेते हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में क्या ये जीटीए सर्विस प्रोवाइडर 5% पे बिल दे सकता है? क्या ये जीटीए सर्विस प्रोवाइडर 5% पे बिल दे सकता है? तो हाँ जी, ये दे सकता है। अगर ये 5% पे बिल देगा तो इसका क्या नुकसान होगा कि इसने अगर पीछे कोई भी सर्विस ली होगी, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स की हो। 3 टाइप के इनपुट होते हैं जनरली हमारे पास, गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का और तीसरा कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का मतलब कह लो आप जनरली एसेट्स वगैरह के। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कोई भी आईटीसी होगा, कोई भी प्रकार का आईटीसी होगा तो वो इसको नहीं मिलेगा, इसको 5% यहां पे जमा करना पड़ेगा। सीधा सा मतलब समझ में आया। तो 5% उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% क्या, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, या फिर उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 5% होगा किसका, आईजीएसटी का, प्रोवाइडेड GTA has not taken the ITC on the goods or services used in supplying GTA services। मतलब कि GTA सर्विसेज दे रहा होगा तो हो सकता है कुछ गुड्स यूज कर रहा हो,
कुछ सर्विसेज ले रहा हूं, मान लो जीटीए सर्विस दे रहा है, तो हो सकता है ना ये अपने सीए से कोई सर्विस ले रहा हूं, एडवोकेट से कोई सर्विस ले रहा हूं, तो उसके ऊपर भी तो टैक्स दे रहा होगा ना, तो उसका इसको इनपुट मिलना चाहिए। लेकिन कहना अगर तुम 5% चुनोगे तो उस केस में तुम्हें इनपुट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, उस केस में आप 5% चुन सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या आता है? 12%। 12% का मतलब क्या हुआ कि 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, और अगर आईजीएसटी की बात करें तो कितना? 12%। अच्छा, अगर आप 12% चूज करते हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बस यही चीज है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। फर्क कितना हुआ? 5% चूज करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% चूज करोगे तो आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी का मतलब क्या हुआ? अगेन वही कि जीटीए सर्विसेज देने के लिए अगर उसने कोई भी गुड्स या सर्विसेज ली है तो उसका जो भी टैक्स पे उसने किया होगा वो उसको आईटीसी के रूप में सेट ऑफ करने का मौका उसे मिलेगा। ठीक, 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी या फिर 12% कह लो आईजीएसटी, वेयर जीटीए ऑप्ट्स टू पे जीएसटी एट द सेड रेट ऑन ऑल द सर्विसेज ऑफ जीटीए सप्लाइड बाय इट। इन दिस केस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी। ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, इसमें कहा गया ना कि आईटीसी नहीं अवेल करने देंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन थी, आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आईटीसी अवेल करने के लिए ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज बाय द जीटीए। सिंपल सी बात समझ में आती है दोनों का फंडा। तो भैया 5% लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% लोगे तो आईटीसी मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मिला जुला के समझना है कि कहां पे फॉरवर्ड चार्ज का केस है और कहां पे रिवर्स चार्ज का केस है, उस चीज को और समझेंगे। तो देखो एक पिक्चराइज तरीके से बड़ी अच्छी चीज बताई गई है, इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है? पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विसेज। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विसेज। पहला कैटेगरी आया वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%। अगर जीएसटी पेबल है कितना? 5%, तो उसके इसमें कह रहे हैं कि अगर रिसिपिएंट जो है इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। स्पेसिफाइड रिसिपिएंट का मतलब क्या हुआ? जो हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था वो क्या थे? हमारे स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट होगा, सोसाइटी रजिस्टर्ड होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गए, इस टाइप के सारे लोग जो थे क्या थे वहां पे? स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन थे। जो भी लिस्ट थी प्रॉपर वो सारी किसकी थी? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट की। तो अगर रिसिपिएंट जो है इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, अगर वो उनमें से कोई है जिसकी अपने ऊपर बात की है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज सच रिसिपिएंट, मतलब उस केस में जीएसटी कौन देगा? वो रिसिपिएंट पे करेगा जिसको वो जीटीए की सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, ये कब हुआ? जब 5% के अंदर थे। दूसरा क्या आ रहा है? रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, जिसकी हमने ऊपर बात की उसके अलावा और कोई है। तो ऊपर हमने बेसिकली सारे रजिस्टर्ड लोगों की बातें कर ली थी कि जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, या कोई और रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या और भी जो भी चीजें थी वो सारी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड थे। ठीक, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो उस रिसिपिएंट की लिस्ट में नहीं आ रहा, तो मतलब कौन होगा? वो अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो कौन होगा? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम दे रहे हैं सर्विसेज, तो क्या उस केस में क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। मतलब कि मैं अगर जीटी की सर्विस देता हूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है मेरी, मैं उसकी सर्विसेज देता हूं किसी ऐसे लोगों को जो कि भैया घर खाली कर रहा है, बंदा एक इंडिविजुअल आपके जैसा बनता है, किराए पे रहता था, वो घर खाली करके दूसरी जगह जा रहा है, तो आप अनरजिस्टर्ड हो, मैं आपको जीटी की सर्विस दे रहा हूं, आपकी गुड्स वगैरह मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं, आपसे पैसे भी ले रहा हूं, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जीटी की सर्विस के ऊपर टैक्स किसके ऊपर लगेगा? जब वो देगा किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, और अगर स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहा है और वो अवेल करता है कौन सा? 5%। अगर अवेल करता है कितना? 5%, तो किसमें लगेगा? रिवर्स चार्ज में लगेगा। और वही वो अगर अवेल करेगा कौन सा? 12%, तो किसमें लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। दोबारा देखो, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 12%। तो अगेन दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी? कि रिसिपिएंट जो है वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है, और दूसरा कौन होगा? कि रिसिपिएंट जो है वो क्या है? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। तो 12% है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। मतलब कि पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज जीटीए, जो सर्विस दे रहा है वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। और अगर 12% भी हो लेकिन वो किसी ऐसे बंदे को सर्विस दे रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट। क्रक्स क्या समझ में आता है इससे? कुल मिला के क्रक्स क्या समझ में आता है कि भैया देखो, जीटी की सर्विस दी जा रही है, जीटी की सर्विस दी जा रही है, अगर आप दे रहे हो किसको? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, तो उस केस में क्या होगा? 5%। सॉरी, जीटीए की सर्विस है, ठीक है, और आप दे रहे हो कैसे? आपने चूज क्या किया है? 5% चूज किया है, और आप किसको दे रहे हो? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? रिवर्स चार्ज। आप जीटी की सर्विस देते हो और आपने 12% चूज किया है, चूज कितना किया आपने? 12%, और किसको दे रहे हो सर्विस? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, तो उस केस में क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है,
और अगर आप जीटीए सर्विस दे रहे हो और आपने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को दिया ही नहीं, किसी भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को नहीं दिया, तो आपने चाहे 5% चूज किया हो, चाहे आपने 12% चूज किया हो, ये क्या हो जाएगा आपका? इतनी सी बात है कि भैया जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, इसने 5% चूज किया और दे रहा है ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, 12% चूज किया है और ये दे रहा है वही स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, तो उसके इसमें कितना लगेगा? मतलब कैसे लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। और अगर ये किसी भी पर्सन को दे रहा है जो कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट में नहीं आता, तो चाहे वो 5% चूज करे, चाहे वो 12% चूज करे, आपका क्या हो जाएगा? वो एक्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इतना कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है आपका पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। ये भी एक पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था। इसके अंदर भी सेम पॉइंट आया था कि भैया 12% का इनवॉइस दे दिया तो सारा रूल बिगड़ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर 12% का उसने इनवॉइस नहीं दिया तो उस केस में आपका रिवर्स चार्ज के अंदर वो काउंट हो जाता है। सेम सी बातें हैं, लेकिन यहां पे कुछ बातें थी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को लेके। यहां पे कैसी बातें थी? बॉडी कॉर्पोरेट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट की भी कहानी थी। और यहां पे इनपुट भी इतना आसान नहीं है। अभी पीछे आपने क्या देखा कि 5% लेगा तो आईटीसी, 12% लेगा तो आईटीसी मिलेगा। यहां पे कुछ अलग है। यहां पे कह रहे हैं कि 5% लेगा तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन कौन सा? सेम लाइन ऑफ बिजनेस का। अब ये क्या होती है चीज समझनी है। और 12% होगा तो उसके इसमें क्या होगा? पूरा आईटीसी मिलेगा। वहां पे 5% में कुछ नहीं मिल रहा था, यहां 5% में मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस का। वो चीज क्या है उसको देखते हैं। देखो जरा, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है, गुड्स की बात नहीं की जा रही यहां पे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, पैसेंजर की बात हो रही है यहां पे। ओके, वेयर दूसरा इंपॉर्टेंट जिसमें ऑटोमेटिकली वो अंडरलाइन है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। मतलब जो आप पैसे चार्ज करते हो उस रेंटिंग का, जो आप रेंटिंग का काम करो उसके जो पैसे लेते हो, उसके अंदर आप फ्यूल के पैसे अलग से नहीं लेते, उसको जोड़ के पैसे मांगते हो आप सामने वाले से। ये भी एक कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, फ्रॉम दी सर्विस रिसिपिएंट आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। दो रेट पे टैक्सेबल होता है अगर ये दो कंडीशन होगी। पहला क्या है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए, इसलिए डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। और दूसरा कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो आपने चार्ज कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है अपनी कंसिडरेशन के अंदर। ठीक है, दो रेट कौन से होंगे? नंबर 1 इज 5%, नंबर 2 इज 12%। 5% का बाइफरकेशन आपको पता लग गया, 2.5 2.5, या फिर आईजीएसटी होगा तो पूरा 5%। तो कह रहे हैं क्या कि ऐसा हो सकता है प्रोवाइडेड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो ये सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, हैज टेकन ओनली दी लिमिटेड आईटीसी। क्या ले रहा है? लिमिटेड। सारी आईटीसी नहीं मिलेगी, कुछ एक आईटीसी मिलेगी। ब्रैकेट में देखो, ऑफ इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज। क्या गुड्स मिल पाएगा? नहीं। किसकी बात कर रहा है? सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। अच्छा, 12% में देखो क्या हो गया कि 6% हो गया, या फिर आईजीएसटी होगा तो कितना? पूरा 12%। वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस ऑप्ट्स टू पे जीएसटी एट द सेड रेट, इन दिस केस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का भी ले सकता है, सर्विसेज का भी ले सकता है, चाहे मर्जी का इनपुट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज्ड इन सप्लाइंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, इसमें तो सीधा कह रहा है 12% ले लो, आईटीसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी आईटीसी ले लेना। इसके अंदर एक टर्म आ रही है सेम लाइन ऑफ बिजनेस, का मतलब क्या है उसको समझो। सपोज करो कि कोई बंदा रेंटिंग का काम करता है, जिस पॉइंट की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, अब जब ये रेंटिंग की सर्विस आगे देता है किसी को, तो ये किसी से सर्विस लेता भी है। जो सर्विस लेता है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। एक वो लेता है सर्विस सपोज अपने सीए से, अपने सीए से सर्विस लेता है। दूसरा कि वो ना, उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, ये जो रेंटिंग पे दे रहा है वो आगे गाड़ी, ये इसकी खुद की गाड़ी नहीं है, तो ये खुद भी किसी से रेंट पे लेता है। सपोज करो ये आगे 50 गाड़ियां रेंट पे दे रहा है, लेकिन 50 के 50 इसकी खुद की नहीं है, 40 खुद के हैं, 10 गाड़ी ये भी किसी से क्या करता है? रेंट पे लेता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि पीछे से भी रेंट के लिए ले रहा हो, आगे रेंट पे दे रहा हो, बीच में अपना मार्जिन कमा रहा है। और इसने कुछ गुड्स वगैरह खरीदे हैं। गुड्स वगैरह में आप ले लो कि इसने अपने ऑफिस के लिए कुछ कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, कुछ भी मोबाइल खरीदा है, कुछ भी इस टाइप से इसने गुड्स खरीद रखे हैं, तो इसके ऊपर भी इसने टैक्स पे किया होगा, जीएसटी। इसके ऊपर भी जीएसटी पे कर रहा होगा, और क्या इसके ऊपर भी कर रहा होगा? हाँ, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि आगे जब ये जीएसटी को इसको देना पड़ेगा तो इसको आईटीसी मिलेगा, तो लेकिन किसका मिलेगा? सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो बताओ इसमें से सेम लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस है ये वाला, कि आप जो काम कर रहे हो अगर उसी काम को आपने किसी और से लिया, अरे बन जा सीधी लाइन,
अगर इसी काम को, जो काम आप आगे सर्विस दे रहे हो, वही सर्विस अगर आपने पीछे भी किसी से ली होगी तो उसको कहा जाएगा क्या, सेम लाइन ऑफ सर्विस, ठीक है, और उसका एफटीसी मिलेगा। उसके अलावा आपने कोई सर्विस ली, ये भी सर्विस थी, लेकिन ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसके ऊपर का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आपने गुड्स वगैरह लिया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ किसका मिलेगा, जिसके आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर उसी चीज की सर्विस किसी और से भी ले रहे हो तो उस केस में आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक। तो ये उस वाले से कुछ तो अच्छा है। पीछे वाले ने क्या कहा था कि भैया किसी पे नहीं मिलेगा 5% के अंदर, जब हम जीटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस का होगा तो उसका इनपुट सर्विसेज जो होगा वो आपको मिल जाएगा, सर्विसेज, ठीक। सर्विसेज क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप भी आगे क्या दे रहे हो, सर्विस ही दे रहे हो, तो आपके पास कभी भी जो इनपुट बनेगा वो किसका बनेगा, सर्विस का ही बनेगा। गुड्स का होगा तो वैसे अलाउड नहीं है, ठीक। 12% में कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे आपको आईटीसी जो होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब इसका क्रक्स समझो, सेम टू सेम। इसका अगर पीछे का प्रोविजन याद हो तो आपको बात पता होनी चाहिए कि बॉडी कॉर्पोरेट की कुछ बातें थी यहां पे। देखो क्या कह रहा है, 5% चूज किया आपने, जीएसटी पेबल कैसे है 5% पे, सप्लायर जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कंडीशन थी हमारी पीछे। अगर आपको ये वाला प्रोविजन याद हो तो हमने क्या देखा था कि जो सप्लायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और जिसको वो सप्लाई कर रहा है वो कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। तो इसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके यहां बन जाएंगे कि सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। दो बातें होंगी उसके अंदर, फिर जब इसके आगे जाओगे तो दो बातें होंगी, कौन कौन सी, कि रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये क्या केस बना कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और जिसको वो सर्विस दे रहा है रिसिपिएंट जो है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यही तो रिवर्स चार्ज था, ये प्रोविजन हमने पीछे पढ़ा था कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रिसिपिएंट जो है बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, रिवर्स चार्ज। तो वही चीज चल रही है आपकी कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। जो रिसिपिएंट होगा उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, पीछे पड़ा हुआ था। अब इसके अदर देन केस क्या हो सकते हैं, फिर से वही पहली वाली सीरीज में, यहां देखो, यहां पे सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो रिसिपिएंट भी है वो भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हमने जो पीछे प्रोविजन पढ़ा था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि भैया ये एक सीधा परम्यूटेशन है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो सब केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज, कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तभी लगेगा क्या, रिवर्स चार्ज। इसके अलावा जितने केस भी बना लो कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो ये नहीं है, कुछ भी बना लो, सभी केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। तो जरा सा चेंज किया हमने, कहा भैया सप्लायर अभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन अब रिसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं, कहां जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। सप्लायर जो है वही हमारा खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमें जानना ही नहीं रिसिपिएंट क्या है। अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, क्या हो जाएगा वो, फॉरवर्ड। एक ही सिचुएशन में रिवर्स चार्ज है, कौन सी सिचुएशन, कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अब हम कह रहे हैं सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, जैसे ही आप कह दोगे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम पूछेंगे ही नहीं कि रिसिपिएंट क्या है, बेकार का सवाल है वो। तो जब आप कह रहे हो सप्लायर ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो भैया खुद बिल इशू कर दे, तुम तो खुद ही कंपनी हो, तो रिवर्स चार्ज की जरूरत नहीं है। तो सप्लायर ही अगर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो उस केस में हमारा रिसिपिएंट का सवाल ही नहीं आएगा कि रिसिपिएंट क्या है, क्योंकि हमारा पहला ही क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया। ये दो सवाल है आपके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो सवाल है आपके। पहला सवाल क्या, सप्लायर क्या है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो दूसरा सवाल आएगा ही नहीं, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो दूसरा सवाल आएगा कि रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, कंडीशन मैच हो गई, रिवर्स चार्ज। अदरवाइज जितनी कंडीशन होगी सभी में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, अब जीएसटी अगर आप 12% पे करते हो तो ये कंडीशन ही थी, रिवर्स चार्ज में तो सीधा सीधा लिखा था कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, 12% का इनवॉइस इशू नहीं होना चाहिए, जो हमने पीछे टेबल पढ़ा था। तो अगर आप जीएसटी 12% पे करना चूज करते हो तो सीधा सीधा क्या लगेगा आपका, फॉरवर्ड चार्ज। उस केस में आपका सप्लायर रिसिपिएंट का कोई सवाल ही नहीं आता। तो अगर आपको पीछे का प्रोविजन याद हो तो उसमें इतनी सी बात लिखी थी कि सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, और सप्लायर जो है वो सीजीएसटी 6% का इनवॉइस इशू ना कर रहा हो। सीजीएसटी 6% का मतलब क्या हो गया, टोटल 12% की बात कर रहा है। तो अगर जैसे ही हमारा सप्लायर 12% का इनवॉइस इशू करेगा तो वो किसमें आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है, ये पीछे का था, पीछे हल्का सा अंश था, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया इसके साथ। कोई दिक्कत यहां पे, एक देखो ये पैराग्राफ लिखा है, ऑल्दो बहुत ज्यादा सेंसिबल पैराग्राफ नहीं है बट स्टिल रीड कर लो। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट व्हेन एनी सर्विस इज प्लेस्ड अंडर आरसीएम, कह रहा है कि भैया अगर कोई भी सर्विस आरसीएम के अंदर वाली होगी, जो हमने पॉइंट देखे उनमें से कोई भी पॉइंट अगर आरसीएम के अंदर वाला होगा तो क्या होगा, द सप्लायर शैल नॉट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। जो सप्लायर है वो उससे टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सप्लायर हूं, मैं आपको 100 रुपए की सर्विस दे रहा हूं, तो क्या मैं आपसे टैक्स के पैसे मैं लूंगा, नहीं, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज है। तो उसके बाद आप क्या बोलोगे, तुम अपने 100 रुपए रखो,
टैक्स तो हम खुद जमा करेंगे, ये तो होता है रिवर्स चार्ज के अंदर। तो वही कह रहा है कि अगर आरसीएम का केस होगा तो उसके इसमें सप्लायर जो है वो सामने वाले से टैक्स चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि जो रिसिपिएंट है उसको खुद ही टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट को, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जमा करने की। एज दिस इज सेटल्ड प्रोसीजर अंडर आरसीएम, ये हमारा प्रोसीजर ही होता है, आरसीएम का मतलब ही है, रिवर्स चार्ज का मतलब ही है, अदरवाइज तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। आरसीएम shall be applicable here only when the supplier does not issue an invoice charging GST 12%। मतलब कि भैया आरसीएम जो अभी सिनेरियो हमने देखा उसमें तभी एप्लीकेबल होगा जहां पे जो सप्लायर है वो 12% का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, क्योंकि 12% का जैसे इनवॉइस इशू करेगा वो किसमें आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। तो उसको 12% का इनवॉइस इशू नहीं करना। और 12% का मतलब क्या होता है आपको पता है, 6% सीजीएसटी का, 6% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का, या फिर पूरा 12% आईजीएसटी का फ्रॉम द सर्विस रिसीपिएंट। तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी, बट एक पैराग्राफ था हमने देख लिया। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर। अब हमने देखा कि भैया रेम्यूनरेशन का डायरेक्टर को दिया जाता है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होती है, तो हमने बेसिक जो पीछे पढ़ गया है वो ये पढ़ गया है कि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। जो कंपनी रेम्यूनरेशन दे रही होगी वो कंपनी को वहां पे ऑब्लिगेशन है जीएसटी पे करने की अंडर रिवर्स चार्ज। ये बात हमने पीछे पढ़ी। अब इसके अंदर थोड़ी डीप में जाओगे तो आपको क्या पता लगेगा कि डायरेक्टर हमारे कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, एक तो सिंपल डायरेक्टर की क्लासिफिकेशन होती है जो कि आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक, अगर हम कहते हैं कि ये डायरेक्टर मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी बहकावे में ना आके इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, कंपनी को देखता है और कंपनी के जो भी फैसले होते हैं उस पर अपनी टिप्पणी करता है कि भैया ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, वो बाइज्ड तरीके से अपने डिसीजन नहीं देता, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसीलिए कहा जाता है। ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये क्या है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी के कहने पे आगे अपने डिसीजन नहीं देगा, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन अपने देगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो क्या वो एम्प्लॉय हो जाएगा? क्या उसको किसी भी तरीके से आप एम्प्लॉय मान सकते हो? मतलब ही नहीं बनता। इंडिपेंडेंट नाम ही में इंडिपेंडेंट है तो एम्प्लॉय तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है तो क्या हुआ, डायरेक्टर हुआ। डायरेक्टर हुआ तो उसके इसमें आपकी जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? देखो, हम करना क्या चाह रहे हैं इसको समझो जरा। हम दो चीज करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया ये जो रेम्यूनरेशन है इस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब नहीं लगेगा? जब यहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा आपको याद किसकी आएगी? शेड्यूल 3 के पैरा 1 की। किसकी याद आएगी? शेड्यूल 3 का पैरा 1। आप बोलोगे भैया इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा सप्लाई ही नहीं होता, तो सप्लाई नहीं होता टैक्सेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर वो ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, किसका? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, तो उसके इसमें वो आपका डायरेक्टर है और वो रिवर्स चार्ज के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि भैया अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो नाम से पता लग रहा है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो एम्प्लॉय हो नहीं सकता। तो यहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, जिसको डायरेक्टर ट्रीट करते हुए जो कॉर्पोरेट होगा, जो कंपनी होगी, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो जीएसटी पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। पहला पॉइंट। दूसरा कि बाकी डायरेक्टर की अगर बात करें तो उसके इसमें क्या होगा, तो उसके इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है। नंबर 1 कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किस तरीके से हो रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी सैलरी दे रही होगी या रेम्यूनरेशन दे रही होगी तो अपने अकाउंट्स में एंट्री भी तो कर रही होगी। तो एंट्री कर रही है तो वो क्या लिखती है कि रेम्यूनरेशन दिया कि सैलरी दी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे ही उसकी एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो साथ ही में उस पर टीडीएस कटता है। अब आपको इनकम टैक्स की याद आएगी थोड़ी सी कि टीडीएस कटता है। टीडीएस के 2 सेक्शन होते हैं। अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उसके इसमें टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192, और अगर किसी को हम अदर देन एम्प्लॉय देते हैं एज अ प्रोफेशनल फीस तो उसके इसमें सेक्शन लगता है 194J। तो अगर मैंने अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग करते वक्त एंट्री कर रखी है 192 के हिसाब से, टीडीएस काटा हुआ है, तो उसके इसमें मतलब क्या हो गया कि वो एम्प्लॉय है। और अगर मैंने 194J के अकॉर्डिंग काम किया हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया, वो प्रोफेशनल बंदा है, मतलब वो एक डायरेक्टर है और उसके अंदर रूल आपका रिवर्स चार्ज वाला लग जाएगा। तो अगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो देखना पड़ेगा कि कंपनी उसको ट्रीट कैसे कर रही है, उस बंदे को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपने इनकम टैक्स के प्रोसीजर के। ठीक है, तो ये पूरे इसका क्रक्स है। फटाफट से रीड मारते हैं और खत्म करते हैं। तो उस पे नहीं लगेगा, वो हमारा शेड्यूल 3 वहां पे लग जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेवेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन द रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और नॉट। हमें क्या देखना है कि भैया डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय है या नहीं है। फॉलोइंग 2 सिचुएशंस आर पॉसिबल। 2 सिचुएशन है। नंबर 1 सर्विसेज provided by the independent director, those director by whatever name called who are not employees of the said company। independent director या इस टाइप के जो भी डायरेक्टर होते हैं वो एम्प्लॉय कंपनी के नहीं होते। 2 such company in lieu of remuneration as the consideration for the said services are clearly outside the scope of
शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, शेड्यूल 3 से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सप्लाई है। शेड्यूल 3 में होता तो वो सप्लाई नहीं होता, शेड्यूल 3 से बाहर है, इसका मतलब क्या है कि वो सप्लाई है। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि भैया यहां पे वो जो उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप की वजह से नहीं मिल रहा, वो जो अलग से सर्विस दे रहा है उसके लिए मिल रहा है, तो वो आपके शेड्यूल 3 से बाहर है। एंड देयरफॉर टैक्सेबल, इसलिए वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एज सीन इन द टेबल गिवन अबव इलस्ट्रेटिंग द रिवर्स चार्ज सर्विस सीरियल नंबर 6, सच रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर इज टैक्सेबल। ऐसे रेम्युनरेशन को क्या करते हैं हम, टैक्सेबल करते हैं। किसके हैंड में, कंपनी के हैंड में, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ऐसे रेम्युनरेशन जो होती है जहां पे एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता, तो उस केस में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर। क्लियर है, कुछ खास नहीं था। अगला देखो, इन केस वेयर इट इज असर्टेन्ड दैट अ डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम, मतलब नेम कुछ भी हो सकता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है, रेजिडेंट डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, बतेरे नाम होते हैं डायरेक्टर के, कह रहा नाम जो मर्जी हमें कोई मतलब नहीं है। एंड डेजिग्नेशन इज एन एम्प्लॉय, नेक्स्ट स्टेप, अगर हम वो कहता है कि नहीं भैया ये डायरेक्टर जो है हमारा एम्प्लॉय है, तो अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी एग्जामाइन वेदर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डायरेक्टर आर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखो जी, क्या कुछ एलिमेंट है कि नहीं है वो देखना है हमें। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा था, पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन विच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरी, जो हम कह रहे हैं कि भैया नहीं डायरेक्टर रेम्युनरेशन जो है ये क्या है, सैलरी। हम ये कह रहे हैं ना, अगर कंपनी ये कह रही है कि नहीं ये सैलरी है, तो उसके इसमें क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ द कंपनी एंड सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर नॉट टैक्सेबल बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3। अगर ऐसा हो रहा है कि भैया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सैलरी दिखा रखा है और सेक्शन 192 के हिसाब से आपने टीडीएस उसका डिडक्ट किया हुआ है, तो उस केस में यह माना जाएगा कि भैया यहाँ पे एम्प्लॉयर वाली बात चल रही है और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ो। Further, the part of employee director remuneration which is declared separately other than salaries, अगर ऐसा है कि हमने डायरेक्टर रेम्युनरेशन को दिखा रखा है सैलरी के अलावा किसी और नाम से, सैलरी के नाम से नहीं किसी और के नाम से, इन दी कंपनीज अकाउंट एंड सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J of the income tax act as fees for professional or technical services are treated as consideration, तो उस केस में इसको क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सप्लाई है एंड इज देयरफॉर टैक्सेबल। बिसाइड्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड द रिसिपिएंट ऑफ द सेड सर्विसेज दैट इज द कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन इट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो उसके इसमें आपको जो कंपनी होगी उसको रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया है बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितने जी 4-5 पॉइंट के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है, ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16 वेक्टर की बताई गई, लेकिन उसके ऊपर जितनी एनालिसिस और करनी थी उसको भी अलग से डीप में किया गया, जो भी उसके दाएं बाएं की बातें थी। इसलिए ये आपके हाईलाइटेड पोर्शंस है, इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक है, एक देखो नोट दे रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ऑल्दो ये हमें पढ़ना नहीं चाहिए था बट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन कहां दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 मेक इट एम्पली क्लियर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनीज एक्ट का ये जो सेक्शन है ये भी क्लियरली ये बात बताता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है जी, आगे एज पर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 जिसकी हम बात कर रहे थे ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉन सप्लाईज। हम पढ़ के आ चुके हैं, वही चीज कह रहा है, दे आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 2, जो कि हम पढ़ चुके हैं डिटेल। ठीक है जी, तो ये आपके 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स और रह जाते हैं, वो करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।